आखिरकार हाओ को सीनियर सिस्टर एक्स के साथ हराने के बाद यंग कैट फिर से सीढ़ी चढ़ने लगता है और आखिरकार अंत में सबसे ऊपर पहुंचने वाला रहता है और कुछ सीढ़ियां बची रहती है और वो सोचने लगता है कि इतना लंबा सफर मैंने आखिर पूरा कर लिया और आप इतने सफर को करते हुए न जाने क्या क्या देखा और कितना थक गया। लेकिन ये सोचते हुए अपना कदम आगे बढ़ाता है और तेजी से रखता है। एक प्रेशर बढ़ जाता है और वो बोलता है नहीं अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ चाहे कितना भी प्रेशर हो। और वो फुल्ली उस पूरी यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और रिलीज करके फाइनली सबसे ऊपर पहुंच जाता है और इनहेरिटेंस का गेट उसको दिखने लगता है। लेकिन उसके सामने ये क्या, बर्फ की बहुत मोटी चादर चारों ओर जमी होती है जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। उसको समझ में आता कि इनहेरिटेंस में इतनी मोटी बर्फ की चादर किसने लगा दी है, ये पहले से तो लगी नहीं दिख रही है, अभी ताजी ही लगी है। लगता है किसी ने यहाँ के पहले ही इस चादर को बिछा दिया है और वो समझ जाता है कि ये चादर जो उससे पहले आया है उसने लगा दिया ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। लेकिन ये सब यंग सोचना छोड़ता और बोलता है कि चाहे बर्फ की कितनी भी चादर अब यहाँ बिछी हो या आग उगल रही, मैं इसको पार करके रहूंगा। और इतना कह के वो अपने यंग एनर्जी से उस बर्फ को पिघलने के लिए एक मुक्का मारता है। लेकिन ये बर्फ पिघलता नहीं है, नहीं टूटता है, वो काफी मोटा और ठंडा उसको पता चलता है। और ये देख के यंग हैरान हो जाता है और इसलिए वो तुरंत पीछे हट के अपनी न्यू मार्शल स्किल को यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक बर्फ पे करता है और सोचता है कि अब तो फाइनली टूट जाएगा। लेकिन जब धुआं हटता है तो उसको कुछ नहीं होता है। ये देख के यंग हैरान हो जाता है और बर्फ के अंदर झांकने लगता है और उसको चेक करने लगता है कि अंदर कौन है भाई, इतना खतरनाक बर्फ कौन जमाया है और इतना मोटा जमाने की क्या जरूरत, आखिर वो चाहता क्या है, किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता। लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरी गोल्डन बॉडी भी अभी काम नहीं कर रही और मेरा मार्शल आर्ट भी नहीं काम कर रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये सब यंग क्या सोचने लगता है। उसके दिमाग में थोड़ा सा एक मेरी बर्फ बहुत मोटी है इसलिए मैं अपनी यंग एनर्जी से पिघला नहीं पा रहा हूँ और अपनी फायर से इसको हटा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने स्टार मैप को यूज करते हुए स्टार मार्क एक्टिवेट करके अगर उसको यंग एनर्जी से मिला दूं तो मेरी भी तो ताकत बढ़ जाएगी और मैं इसको आसानी से पिघला दूंगा। और ये सोच के वो अपने स्टार मार्क को एक्टिवेट करता है और अब अपनी पूरी यंग एनर्जी को अपने दोनों हाथों के बीच कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और एक न्यू टेक्निक परफॉर्म करता है जो कि कामयाबी जैसे लगती है। लेकिन उसका नाम स्टार फ्लेम होता है और इतना कहते ही वो अटैक करता है और जैसे वो अटैक उस मोटे से बर्फ लेयर में टकरा जाता है, बर्फ क्रैक होने लगती है और पूरी तरह से चकनाचूर होकर गेट के सामने से हट जाता है। जिसको देख के यंग काय खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली मैं सक्सेस हो गया और ये कह के आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते हुए देखता है तो वहां पे बहुत बड़ा ड्रैगन और फिनिक्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं और एक बहुत बड़ी कैसल उसके सामने रहती है जिसकी ओर वो अपना कदम बढ़ाने लगता है। और अब क्या था, वो आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही करके अंदर चला जाता है जहां पे वो कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद सबसे टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है जहां पे एक छोटे से स्पीयर में फिनिक्स और ड्रैगन की स्पिरिट उसको दिखाई देती है। वहां पे बहुत ज्यादा यंग और यंग एनर्जी फ्लो होती उसको साथ में महसूस होती है। लेकिन वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन तभी यंकाई की नजर सीने से सू पे जाती जो वहीं पे बैठी होती और वो भी देख के यंकाई को बोलती आखिरकार तुम यहाँ आ गए। और ये सब सुन के यंकाई समझ जाता है कि वो बर्फ की मोटी चादर वाली बार सीनियर सिस्टर सू ने बिछाई थी क्योंकि ये इनहेरिटेंस एक के लिए नहीं दो लोगों के लिए, इसीलिए सीनियर सिस्टर सू ने उतनी मोटी बर्फ की चादर वहां बिछा दी थी। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर सीनियर सिस्टर सू ने ऐसा क्यों किया था, ये सोचने लगता है यंकाई। अब यंकाई को सोचता देख के सीनियर सिस्टर सू भाप लेती है और बोलती है तुम यही सोच रहे हो ना मैंने इतनी बर्फ की मोटी चादर वहां क्यों बिछाई, बस इसलिए कि कोई काबिल ही यंग एनर्जी वाला अंदर आ सके, बाकी अगर कोई आए तो वो वहीं से वापस चल जाए, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं सोचती है मुझको पता था कि यंकाई ही वो काबिल इंसान है जो अंदर आ सकता है, मैं गलत नहीं थी, मैं बिल्कुल सही थी। लेकिन अगर कोई और आता तो मैं कभी उसको अंदर आने नहीं देती, ये सब सोच रही थी। अब यंकाई सब कुछ समझ जाता है। लेकिन सीनियर सिस्टर सू से पूछता है फिर तो मेरी भी कल्टीवेशन कम है और मैं कमजोर हूँ तो मेरा भी आना यहाँ वेस्ट हुआ ना सीनियर सिस्टर, जिस पे वो बोलती नहीं तुमने वो बर्फ की वॉल पिघला दी और यहाँ आ गए तो ये सबूत है कि तुम ताकतवर हो और शक्तिशाली हो, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो शर्माने लगती है। लेकिन अब ज्यादा ऑकवर्ड बातें हो इससे पहले ही वो बोलती है चलो कल्टीवेट करके इस इनहेरिटेंस को ले लेते हैं। और वो दोनों बैठ के यंग और यंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं और कल्टीवेट करने लगते हैं। यंग एनर्जी यंकाई के अंदर जाने लगती है ड्रैगन फॉर्म में और यंग फिनिक्स सुयान के, और वो लगातार कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं जिसके कारण उनके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी थी। और अब ड्रैगन और फिनिक्स एक एक करके दोनों के बॉडी के अंदर चले गए थे, यानी यंकाई के अंदर ड्रैगन और सुयान के अंदर फिनिक्स, और अब उनका पावर लेवल बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन साथ में यंकाई का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा था और सू का ठंडा। और अब क्या सीक्रेट रेम से चारों ओर से यंग और यंग एनर्जी बहुत तेजी से उस कैसल की ओर बढ़ने लगती है जिसको देख के सब स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं कि आखिर कोई इनहेरिटेंस तक पहुंच गया और उसको अब पाने वाला
वाला है, लेकिन उनको समझ में आता कि आखिर ये कौन है जो इनहेरिटेज में पहुंच गया। और अब क्या था, उन दोनों के शरीर के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि वो तुरंत ब्रेक थ्रू करते हैं और ड्रैगन और फिनिक्स हवा में दहाड़ते और उड़ने लगते हैं, जिसको देख के सारे स्टूडेंट और ज्यादा चौंक जाते हैं। और अब क्या था, फाइनली यंग काई और एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू करता है और उसको समझ में आता है कि ये ड्रैगन स्पिरिट पावर कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, और वो ये सोचने लगता है कि सीनियर सिस्टर की फिनिक्स स्पिरिचुअल एनर्जी आखिर उनको कितना फायदा दे रही होगी और कितनी ज्यादा नई शक्तियां उनको प्रदान कर रही होगी। इतना सोच के वो और ज्यादा कल्टीवेट करने लगता है और उस ड्रैगन एसेंस को समझने लगता है कि आखिर उससे ये और क्या क्या कर सकता है। उसके इतना कहते ही उसके स्पिरिचुअल सी को दिखा देता है जहाँ पे ड्रैगन फ्लो कर रहा था, और अब उसके स्पिरिचुअल सी में घुसने को तैयार था, और अब वहां घुसता है और निकलता है और ऐसे ही वो डुबकी मारने लगता है और यंग काई की स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने लगता है। और अब क्या, जैसे जैसे उसके अंदर उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है और साथ में उसको अपनी कुछ पुरानी यादें याद आने लगती है, जहाँ पे वो पहली बार सीनियर सिस्टर सू से मिला था और उनको देखा, और ऐसे ही उसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। लेकिन अब यंग काई को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर उसको वो वाला सीन क्यों याद आ रहा है और सीनियर सिस्टर सू की क्यों याद आ रही है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन अब वो सोचता है, लगता है वो ड्रैगन मेरे दिमाग के साथ खेलना चाहता है और मेरा ध्यान भटकाना चाहता है, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता है। और इतना बोल के वो अपने स्पिरिचुअल सी में बहुत सारे चेनों से उस ड्रैगन को जकड़ने लगता है और उसको एक जगह में बांधने लगता है और कंट्रोल करने लगता है, और इसमें वो सफल भी हो जाता है। लेकिन वो ड्रैगन उन चेनों से छूटने की पूरी कोशिश करने लगता है, जिसको यंग काई बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था उतनी ज्यादा उसके शरीर में आग लगने लगी थी। वो तो बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल कर पा रहा था और शांति से बैठ के कॉन्सेंट्रेट और कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन अब उसकी गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसको बहुत ज्यादा ठंड की जरूरत थी, जो कि उसके सामने होते हुए भी वो ले नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर सू का भी कोई अच्छा हाल नहीं था। उनके भी शरीर में एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि उनकी नसें और हार्ट सब धीरे धीरे जमने लगा था, और ऐसा ही चलता रहता तो उनकी जान भी जा सकती थी। और तभी यंग काई की आंख खुलती है, लेकिन वो सीनियर सिस्टर सू को तड़पते देखता है, लेकिन वो चाहे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी को उनके बिना परमिशन के वो छू भी नहीं सकता था। लेकिन तभी यंग काई के अंदर जो जड़ी बूटी छुपी हुई थी वो बाहर निकल जाती है और बोलती है हाय बहुत, और तुरंत सीनियर सिस्टर सू के पास चली जाती है और अपने इसको ठंडक पहुंचाने लगती है। लेकिन तभी उस जड़ी बूटी को पता चलता है कि सीनियर सिस्टर सू मरने वाली है और यंग काई की भी हालत अच्छी नहीं है, तो वो दोनों को पकड़ के एक पास ला देता है और उनके हाथ को मिला देता है, जिसके कारण दोनों की इंग और यंग एनर्जी एक दूसरे में फ्लो करने लगती है और अब कल्टीवेशन करने में उन दोनों को आसानी होने लगती है। क्या था, उन दोनों की एनर्जी स्टेबल होने लगी थी, लेकिन अचानक से फिर से अनस्टेबल होने लगती है और उनके थॉट इधर उधर जाने लगते हैं। लेकिन अब उनको रास्ता पता था और इसलिए एक दूसरे की एनर्जी को एक दूसरे पर ट्रांसफर करने लगते हैं और अब साथ में बैठ जाते हैं और हग कर लेते हैं और इसी के साथ एनर्जी का फ्लो और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और अब इंग और यांग की टेक्निक परफॉर्म करने लगते हैं और पूरी तरह से उस एनर्जी को बैलेंस करने लगते हैं। और ये सब देखिए जड़ी बूटी खुश हो जाती है और फाइनली यंग काई का कर्जा वो चुका देती है जो उसने उसकी जान बचा के किया था, और अब दोनों की जान उसने बचा ली थी और इसलिए वो खुश हो रही है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि यंग काई और सुयान अपनी यंग और इंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं और अपनी एनर्जी को और ज्यादा बैलेंस करने लगते हैं और इसके साथ उनकी तकलीफ समाप्त हो जाती है और अब वो शांत बैठते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जिसपे यंग काई बोलता है सीनियर सिस्टर सू आप बहुत अच्छी हैं और सुंदर हैं, जिसपे वो बोलते ऐसा कहने की हिम्मत मेरे से किसी ने कभी नहीं कही है। ये सुन के यंग काई बोलता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करिए। तो वो बोलते लेकिन किसी ने ऐसा बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं। तो वो बोलते हैं क्योंकि बाकी लोग डरते हैं और आपकी ताकत के सामने वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो जानते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बोल पाए। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर सू इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैं बचपन से ही अपने सेक्ट में ही रही हूँ और वहाँ पे हमेशा मैंने सिर्फ आगे बढ़ना और सबसे ताकतवर होना ही सीखा है और इसीलिए मैं भी जैसे जैसे बढ़ी हुई इस रेस में दौड़ने लगी और पता ही नहीं चला कि कब मैं इतने आगे निकल आई और इतनी बेहतर और ताकतवर हो गई, लेकिन अंत में कोई दोस्त भी नहीं रहा और मैं अकेले अकेले और अकेले ही रह गई। ये सुनिए अंका भी बोली हाँ मैं भी तो 3 सालों से लगातार फेल हो रहा था और सबसे नीचे था और सबसे कमजोर और मैं हर कोशिश कर रहा था इससे कब फाइनली आउटर डिसाइपल भी किसी तरह से बन जाऊं, लेकिन हर बार ये उम्मीद टूटती जा रही थी, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा था। और इससे पता चलता है कि उन दोनों की पोजीशन बिल्कुल अपोजिट थी, एक सबसे ऊपर थी और एक सबसे नीचे में, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो अकेले ही और आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहे थे। लेकिन तभी अंका बोलता है कि फाइनली मैंने इंप्रूव करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे को समझ में आया कि अकेले ये सफर नहीं किया जा सकता और इसीलिए रास्ते में बहुत दोस्त
बने और फाइनली सीनियर सिस्टर एक्सो और आपसे मिला। मेरा मतलब सीनियर सिस्टर एक्सो की बात नहीं करता, वो बस अपने थॉट में बोलता है। अब क्या था, वो अपने थॉट और अपनी फीलिंग को सामने रख दिए थे और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इनकी फीलिंग को तुम लोग एंजॉय करो और कमेंट बताओ कि तुम्हें कैसा।